जैसा कि आपको पता है कि CLC ईयर लॉन्ग ऑनलाइन क्लासरूम कंटिन्यू कर चुकी है और अभी तक हम 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर होगा। CLC के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव आपका स्वागत करता हूं और आज 8 लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हम जो बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं वो प्रीवियस से रिलेटेड होती है। और प्रीवियस मैंने बता के गया था कि आपको कि डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसों के आदान प्रदान की बात करेंगे। और 2 जगह मैंने प्राइमरली बताया था अभी आपको कि एक हमारी बॉडी में एल्यूलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा हमारी बॉडी में ब्लड और टिश्यू के बीच में। क्लियर है मेरी बात यहां तक? देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिनके ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा पहले। तो आपको याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, संवातन एवं गैसों का विनिमय। और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 की। ये सामने आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में ये ब्लड कैपिलरी है, जिसे हम बोलते हैं रक्त केशिका। ये RBC, रेड ब्लड सेल्स, या इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इन दोनों के बीच में ये जो है ये बेसमेंट सब्सटेंस, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एल्यूलर वाल। एल्यूलर वाल 1 सेल थिक है, एक सेल की जितनी मोटाई होती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली लेबलिंग की फॉर्म में AIPMT में पूछा जा चुका है। A लेबल कर दिया, या B लेबल कर दिया, C लेबल कर दिया। तो यहां से एयर गोज आउट एंड गोज इन। यहां से वायु जो है बाहर जाएगी और अंदर आएगी। ये एल्यूलर वाल है, सिंगल सेल थिक है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, और ये अब हमें क्या करना है? गैसें का एक्सचेंज करना है। गैसों का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो पॉसिबल होगा वो पहला एक्सचेंज कहां पर पॉसिबल होगा? एल्यूलाई एंड ब्लड के बीच में होगा। तो यहां पर ब्लड आ गया है। तो पहला पॉइंट, A पॉइंट तो यहां लिख देता हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज between alveoli and blood means कूपिका एवं रक्त के बीच गैसों का विनिमय। और ये गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा B पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहां पर लिख सकता हूं मैं, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का
विनिमय। और यहां पर भी कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो बेटा ये नोट करें एक बार आप। अब ध्यान से समझे इस पॉइंट के बारे में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। यहां से लेकर यहां तक आपको 3 अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी और वो 3 लेयर्स हैं दिस वन एंड दिस वन। तो मैं कह सकता हूं कि जो फैक्टर यहां पर डिपेंड कर रहा है वो यहां से हमें यहां तक कोई भी ये गैस है और इसको यहां से लेकर यहां तक लाना है तो उसे ये क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो एक फैक्टर जो है, कारक है, वो क्या है? यहां से यहां तक लाने के लिए थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। झिल्ली की मोटाई। गैसियस एक्सचेंज को पॉसिबल कराने के लिए पहला फैक्टर जो काम कर रहा है यहां पर क्या काम कर रहा है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में झिल्ली की मोटाई काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा झिल्ली की मोटाई होगी, जितनी ज्यादा थिक वाल होगी, उतना विसरण की दर या डिफ्यूजन कैपेबिलिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब यहां से गैस डिफ्यूज होकर यहां पर कम जा पाएगी और जितनी थिन वाल होगी उतनी आसानी से गैस यहां से यहां चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी मोटाई जितनी ज्यादा कम होगी उतनी डिफ्यूजन रेट उतनी फास्ट होगी। तो यहां मोटाई जो है 1 mm से भी कम है। कितनी है? 0.2। पहला कारक जिसकी मैंने बात की वो कारक क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कि जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन थिन होगी उतने आसानी से डिफ्यूजन या विसरण संभव हो पाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस डिफ्यूजन में कौन कौन सी, इस थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में कौन कौन सी लेयर काम कर रही हैं। मैंने अभी कहा ना 3 अलग अलग लेयर काम कर रही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक तो काम कर रही है इस ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कैपिलरी क्या है? रक्त केशिका। और एंडोथीलियम क्या है? उसकी इनर मोस्ट लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयरिंग जो है उसी को क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। सेकंड, बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट ये मेम्ब्रेन। ये एक तो ये आ गई एंडोथीलियम, एक ये बेसमेंट सब्सटेंस। और तीसरी क्या है? ये एल्यूलर वाल की जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम ऑफ जो कोपिका की उपकला है उस कोपिका की उपकला, बेसमेंट सब्सटेंस या मेम्ब्रेन, एंडोथीलियल ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इन तीनों की मोटाई जो है
1 mm से भी कम है, 0.2 mm है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन यहां उतने ही फास्ट तरीके से हो सकता है, विसरण उतने ही तेजी से हो सकता है। और विसरण की दर का पहला कारक क्या है? ये फर्स्ट कारक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरे कारक की तरफ चलते हैं। दूसरा कारक देखिए बेटा, बी पॉइंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसों का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज मीन्स गैसों का आंशिक दाब। और गैसों का आंशिक दाब आपको पता है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक साइड में होगा, दूसरी साइड में कम होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप गैसेज मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एयर की बात करूं, उस एयर के अंदर जो O2 है, एटमॉस्फियर में यदि पार्शियल प्रेशर O2 देखा जाए 159 mmHg, और एयर O2 एल्यूलाई के अंदर देखा जाए, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 104 mm। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और यहां पर कम है, तो इजी वे से यहां से एयर यहां पर आ जाएगी। दूसरा कारक जिसके ऊपर विसरण डिपेंड कर रहा है यहां पर, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज। और वो भी आपने देखा, अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से इजी वे से गैसों का मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। तीसरा कारक, तीसरा कारक है सी, solubility of gases, गैसों की विलेयता। जैसा कि बेटा आपको पता है, एनीथिंग विच इज मोर soluble मोर डिफ्यूजिबल, कुछ भी ऐसा पदार्थ जो जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ही ज्यादा विसरण दर को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पत्थर की बात करूं, सोल्यूबल कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर बहुत कम होती है। डिओड्रेंट की बात करें हम, सेंट की बात करें, लिक्विड फॉर्म में है, डिफ्यूजन रेट और फास्ट है। गैसेस की बात करें उनके अंदर, तो आपने देखा गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो है वो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, मेनली इन दो गैसेस की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो CO2 इज मोर soluble एज कंपेयर
टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तुलना में CO2 ज्यादा घुलनशील है। कितनी है? 20 से 22 टाइम्स, 20 से 22 गुना ज्यादा CO2 O2 की तुलना में घुलनशील है, विलेयता शो करेगी। और जितनी ज्यादा विलेयता शो करेगी डिफ्यूजन रेट उतनी। इसका मतलब CO2 और O2 में डिफ्यूजन देखा जाए तो किसका फास्ट होगा? CO2 का। क्लियर है? तो मैंने 3 अलग अलग कारकों के बारे में डिस्कस किया कि 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो सभी एक्सप्लेनिंग फैक्टर्स हैं। पहला मैंने बताया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली की मोटाई। दूसरा मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, गैसों का आंशिक दाब। और तीसरा मैंने बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसों की विलेयता। इन तीनों कारकों के ऊपर निर्भर करता है। मेम्ब्रेन की मोटाई जितनी पतली होगी या मोटाई जितनी कम होगी उतना डिफ्यूजन फास्ट होगा। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा और कम का ग्रेडियंट बनेगा उतना फास्ट होगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आप आगे चलते हैं। हम डिफरेंट लेवल पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक लेवल था एल्यूलाई से ब्लड, दूसरा लेवल ब्लड से टिश्यू। तो इनका एक पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की टेबल देखते हैं, वहां से भी क्वेरीज पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक बार उस टेबल की स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, उस टेबल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। हमने ये एक टेबल फॉर्म बनाई और इसके अंदर अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी गैसेज, कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस टेबल में अलग अलग लेवल पर हम क्या शो करेंगे? पार्शियल प्रेशर इन mmHg। और पार्शियल प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अपर लाइन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ इसको इस लाइन में रिप्रेजेंट कर दें। यदि मैं बात करूं एटमॉस्फेयर या वातावरणीय वायु, तो कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 159 mmHg और 0.3 क्लियर है। दूसरी बात करें हम एल्यूलाई के अंदर, तीसरी बात करें हम ब्लड, चौथी बात भी किसकी कर रहे हैं? ब्लड की। पांचवी बात करेंगे टिश्यू। एल्यूलाई के अंदर 40, 45, 40, 45। यहां पर 104, यहां पर 40। अब ब्लड जो है, दो क्राइटेरिया है यहाँ पर।
एक क्राइटेरिया, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड कब होगा, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो अभी हम ये दे लेते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और दूसरा क्राइटेरिया, जैसे इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तभी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में हमें क्राइटेरिया क्या देखने को मिलेगा, वो क्राइटेरिया दिया है। जरा सोच के देखें कि यदि पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजनेटेड में 95 mmHg होगा और डीऑक्सीजनेटेड जैसे हो जाएगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। रेंज अगर देखी जाए तो ये हो जाएगी। यदि ऐसा केस में ये कहें कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाए, ये दोनों क्राइटेरिया अभी मैंने लेबल नहीं किया। आप ये कंपैरिजन करके देखें कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में रेंज क्या है। ये रेंज तो मैंने लिख दी 40, 45, 45। इसका क्राइटेरिया हम ये करें, ये 995 है, ये 995 है, तो 995 ऑक्सीजनेटेड नहीं हो सकता, होगा किसमें, ये हम मान सकते हैं 40 डीऑक्सीजनेटेड। और जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई तो ये कितना हो जाएगा, 995। क्लियर है। जैसे कि मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड लगता है 40। क्लियर है, नोट करें एक बार। आगे चले। अब ये आया से ये समझे जाने से, ये पॉइंट आया से इसके तरीके से mmHg में प्रेशर देखते हुआ ये पता होना चाहिए। देखिए रटना नहीं है, उसको समझना है क्या है। पूरे एटमॉस्फेयर में देखा जाए, पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसेस, यदि ये देखा जाए तो नियर अबाउट 78%। ऑक्सीजन देखा जाए तो नियर अबाउट 21%। ये देखा जाए तो 0.03%। ये देखा जाए तो 0.9% एंड अदर रिमेनिंग्स ये हमारे पास में वातावरण के अंदर ये कंपोजिशन है। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि ये सभी गैसेस एक साथ में प्रेशर आए तो हम उसे क्या बोलेंगे, वातावरण के ऊपर लगाया गया टोटल या दबाव। तो ये सभी जो गैस जो वातावरण के अंदर टोटल प्रेशर जो लगाते हैं वो लगा रहे हैं 760 mmHg। क्या लगाया बेटा, 760 mmHg। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, सभी गैसेस का तो हमने क्या बोल दिया, टोटल प्रेशर। अब हम इसका निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन कैसे हैं 100, क्योंकि 100% जो प्रेशर लगा वो लगा 760 mmHg। यदि 1% होती है गैस
तो वो कितना लगा था 760 डिवाइडेड बाई 100%, और यदि वो 21% गैस है तो कितना लगाएगी 760 डिवाइडेड बाई 100% इंटू 21%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कह सकते हैं इसको 75 मान लें, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 2 जा 150 हो गए। अब 150 और ये 60 है 760, तो इसको 76 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी 159 mm। इस तरीके से निकाला जाता है, आप किसी का भी निकालें, आप यहां इसका निकालेंगे नाइट्रोजन का, इसी को 21 की जगह 78 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड का भी 0.3 आया था, ध्यान रखें पार्शियल प्रेशर 0.3 है बट परसेंटेज वैल्यू एटमॉस्फेयर में 0.03 है, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं यदि हमें टोटल प्रेशर पता है, और टोटल प्रेशर हमें पता है 760 mmHg। फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना आप। उसमें से जब मैंने 100% लगाया तो इसको क्या लिख दिया था टोटल प्रेशर। जब मैंने 21% का लिखा है तो मैं कहूंगा कि उसका आंशिक कुछ हिस्सा है, तो इसे क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में वो कितना है। इस तरीके से बेटा ये टेबुलर फॉर्म निकाली गई है। ठीक है, आगे चलें। अब जो मैंने टेबल बनाई थी उसको एक बार दोबारा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बार बार ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको ग्रेडियंट पता लग जाए और आप इजी वे से डिफ्यूजन। तो मैंने यहां पर बनाया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस टेबल को इस तरीके से बनाई थी। हमने सबसे पहले क्या किया, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना था, ये जो मैं बात कर रहा हूं बेटा ये बार बार mmHg में बात कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू मरकरी 159 0.3। फिर उसके बाद किसकी बात की हमने, एल्यूलाई की। एल्यूलाई मैंने क्या लिखा है यहां पर 40 45 40 45, यहां पर 104। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, एंड देन टिश्यू 40। अब इसी फॉर्म में आपको इस तरीके से लेबल करके दे सकता है कि यहां पर ए लिख दे, यहां पर बी लिख दे, यहां पर सी लिख दे, और यहां पर क्वेश्चन बना सकता है। टेबुलर फॉर्म में ए बी सी डी डिनोट कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको ये प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो है वो ध्यान होने चाहिए। अब ग्रेडियंट देखें आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है CO2 हमारी बॉडी के लिए मैंने आपको बताया था टॉक्सिक, हार्मफुल या विषैली है, बताया था मैंने आपको। बेटा ये टॉक्सिक, हार्मफुल और जो विषैली है तो इसे हमारी बॉडी से क्या करना पड़ेगा, इसे इलिमिनेट करना पड़ेगा। इलिमिनेट करना पड़ेगा तो आप वो देखें जहां पर पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कितना है इस रेंज में 45।
सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल ने जो ऑक्सीजन कंज्यूम करके CO2 बनाया, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो ये इसको टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगा तो ये 40 वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज होकर 45। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यदि कंपैरिजन एल्यूलाई से करें तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर आ जाए। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर एल्यूलाई के अंदर 40 है, यहां पर क्या एटमॉस्फेयर में कम है, इसीलिए CO2 moves outward on the basis of partial pressure gradient। आंशिक दाब के आधार पर, आंशिक दाब प्रवणता के आधार पर CO2 धीरे धीरे उस टिश्यू से, उस ऊतक से धीरे धीरे बाहर की तरफ आना शुरू होगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जो टॉक्सिक थी हमने। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी सेल को रिक्वायर है। क्योंकि ये ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल C6H12O6 इसको डिग्रेड करने के लिए CO2 प्लस H2O जो बनेगा वो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तो लास्ट में क्या बनेगी, एनर्जी। किस फॉर्म में बनेगी, हमें ये एनर्जी चाहिए हुई, और जो ये एनर्जी है तो ये एनर्जी इस ऑक्सीजन को मिलने से मिलेगी। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, एल्यूलाई में पहुंच गई है। अब यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट 104 या 40, तो यहां पर चली जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो जैसे ये ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो डीऑक्सीजनेटेड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, तो यहां का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल को दे देगा। तो आप देख रहे हैं दोनों गैसेज किस तरीके से मूव कर रही हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही है, यहां पर ऑक्सीजन धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है। इस तरीके से गैसेज मूव कर रही है। एक लीनियर डायग्राम में और देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन कर सकता है, सर 104 से 40 तो गया, 40 से 95 कैसे? अरे भैया ये 40 से 95 गया नहीं, 40 को 104 मिला तब 95 हो गया। फिर ऐसे कहोगे 40 से 45 की तरफ कैसे गया? 40 को ये 45 मिला है तब जाकर ये हुआ है। तो एक लीनियर डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से मिल रहा है। एक बार वो डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान से समझे इस डायग्राम को भी। हमारे पास में ये जो ऊपर मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसी को मैं यहां बना रहा हूं। समझ में आ गया होगा यहां तक? ये ब्लड कैपिलरीज हो गई। डायग्राम अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गलतियां आपसे होंगी, तब अपने आप बुक में देखोगे और फिर सही बनाने की कोशिश करो। ये आरबीसीज, अब आपको पता है, मैंने अभी बताया था, यहां से एयर बाहर है, CO2 बाहर चली जाएगी, और यहां आपको पता है ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। अब पहला एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल होगा,
O2 अंदर की तरफ चली गई और CO2 बाहर की तरफ आ गई, ब्लड तक आ गई। पहला डिफ्यूजन कहां पर पॉसिबल हुआ? एल्यूलाई और ब्लड के बीच में। अब ये जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका मतलब हमें यहां पर बीच में क्या करना पड़ेगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाना पड़ेगा। और इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट, जैसा आपको पता है राइट में बाइकस्पिड, लेफ्ट में बाइकस्पिड और राइट में ट्राइकस्पिड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 1 2 3, इस तरीके से वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दे बेटा, यहां पर मैंने राइट में ट्राइकस्पिड बताया, लेफ्ट में बाइकस्पिड बताया। लेफ्ट मीन्स बाया, बी फॉर बाया, बी फॉर बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है। अब इस ब्लड को लेकर यहां पर ऑक्सीजन मिल चुकी है, इस ब्लड को लेकर एक ट्यूब यहां तक आ रही है। हार्ट की तरफ आ रही है, फिर ये यहां से होता हुआ यहां आ जाएगा और फिर यहां से एक ट्यूब फिर अराइज होगी और वो इस तरीके से सप्लाई करेगी। यहां पर बॉडी के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। इसने यहां पर सप्लाई किया, ये ऑक्सीजन यहां पर आ गई। अब दूसरी साइड में ये एक ट्यूब यहां तक जा रही है, जो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी और जैसा कि मैंने अभी बताया ये ऑक्सीजन यहां पर डिलीवर करके आएगी। अब यहां से फिर ये इस तरीके से यहां और यहां से इस तरीके से। इस पाथवे को समझे ध्यान से क्या है ये, क्योंकि यहां से भी AIPMT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेबलिंग के बेसिस पर। यदि मैं आपको कहूं ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लंग्स का। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? हार्ट का। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? किसी भी टिश्यू का। क्लियर है मेरी बात? अब इस लंग्स से हार्ट की तरफ ये जो ट्यूब आ रही है, हार्ट की तरफ आने वाली ट्यूब है, ये हार्ट से दूर जाने वाली ट्यूब है, बॉडी की तरफ जा रही है, बॉडी के टिश्यू की तरफ। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। बॉडी की सभी वेन आपको पता होगा, सभी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड लेकर जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। सिस्टेमिक आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। टिश्यू को दे आए, अब वापस जब आएगी तो ये क्या है? सिस्टेमिक वेन, या इसी को बोलते हैं दैहिक सिरा, इसको बोलते हैं दैहिक धमनी। ये कैसा ब्लड लेके आएगी?
डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहां पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है। फिर यहां से ये ट्यूब जो आ रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। ये भी कैसा ब्लड, जैसा कि आपको पता होगा सभी आर्टरी या धमनियां ऑक्सीजनेटेड सर्व करती हैं, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। अब आप देखें कंपेयर करके, बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में हमने क्या किया, 159 PO2 और PCO2 कितना था, 0.3। ये मैं बात कर रहा हूं एटमॉस्फेयर की। फिर किसकी बात करें, तो यहां पर PO2 और PCO2 यहां पर कितना है 104 और यहां पर कितना था 40। जैसे जैसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो यहां पर कितना है 95, ये 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और टिश्यूज के अंदर आपको पता है यहां पर टिश्यूज के अंदर क्या है 40 एंड 45 रेंज है। ऑक्सीजन PO2 40 और PCO2 45। अब रेंज और ग्रेडियंट देखें आप, यहां पर 159 था, एयर यहां पर 104 की तरफ आ गई, 104 था तो यहां पर 95 की तरफ आ गई। अब 95 से ये डिलीवर कर देगा यहां पर, वापस जब आएंगे तो यहां पर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड में आपको रेंज पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 और PCO2, तो PCO2 कितना होगा 45 और O2 कितना होगा 40। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो लंग्स की जो कंपैरेटिव टेबल मैंने बनाई थी उसका पार्शियल प्रेशर यहां शो किया, एटमॉस्फेयर का मैंने यहां शो किया, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने P95 यहां पर शो किया है, टिश्यू का 40 और 45, क्योंकि टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल अब बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा, ये CO2 को। इस तरीके से ऑक्सीजन को बाहर भेजने के लिए हमारे पास दो जगह एक्सचेंज होगा। पहला एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल हुआ, ऑक्सीजन लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे हैं, तो जो भी गैसेज को बाहर भेज रहे हैं हम, तो पहला एक्सचेंज यहां किया, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, फिर यहां आई, फिर यहां एक्सचेंज करके। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे